सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्सेस कि एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है। एडवांस टैक्स जो है वो हमें कब पे करना पड़ता है एंड एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट जो है वो क्या होती हैं, किस मैनर के अंदर जो है वो रिकवरी जो है वो करी जाएगी टैक्स की। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं एडवांस टैक्स का टॉपिक। सबसे पहले समझो, गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करा, आपका टीडीएस जो है वो कटवा लिया। टीसीएस जो है वो आपका जो है वो टीसीएस जो है सेलर ने आपका जो है वो काट दिया है। तो और टीसीएस जो है वो क्या कराया, सेलर से कलेक्ट करवा लिया। अब गवर्नमेंट का कंसर्न क्या आ जाता है, गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि टीडीएस और टीसीएस के रेट जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर जैसे मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी का जो है टैक्स रेट कितना होता है, 25%, 30%। ये रेट, इस रेट पर जो है कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो है अब हमने जो है वो अभी आपसे टीडीएस और टीसीएस के नाम पर तो कुछ भी नहीं पैसा रखवाया हुआ। बेसिकली टीडीएस के जो रेट्स हैं, कहीं पर 5% है, कहीं पर 10% है, कहीं पर जो है वो 2% है। एंड अगर मैं टीसीएस के रेट्स की बात करूँ तो 1-2% ही है। तो उससे जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो रिकवर हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को जो है वो क्या कह रही है, कंपनी एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर 2021 में इस साल की जो स्टार्टिंग है इसके अंदर आप अपनी जो है वो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लो। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि एक काम करो, सबसे पहले जो है वो आप अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लो। एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालने के बाद में जो है वो आप ये देखो कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो उस टोटल इनकम पर जो है वो कितना बन रहा है। कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर। स्टार्टिंग में ही जो है वो आप क्या करो, टैक्स जो है वो निकाल लो कि आपका टैक्स जो है कितना बन रहा है, 4.5 लाख बन रहा है, 5.5 लाख बन रहा है, 6 लाख बन रहा है, 7 लाख बन रहा है, या कितना जो है वो आपका टैक्स बन रहा है वो निकाल लो। इसके बाद में आप क्या करो, ये देखो कि आप जो है वो ये एस्टिमेट करो कि आपका टीडीएस कितना कटेगा, टीसीएस आपका जो है वो टीसीएस जो है कितना सेलर जो है कलेक्ट करेगा आपका, एंड जो है वो कितना आपको रिलीफ मिलेगा, कितना क्रेडिट जो है वो मिलेगा। आप कितना रिलीफ, कौन सी, सेक्शन नंबर 89, 90 और 91 वाली। सेक्शन नंबर 89 के अंदर जो है वो सैलरी वाली रिबेट मिलती है, एंड वो सिर्फ जो है वो किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। एंड अगर मैं सेक्शन नंबर 90 और 91 की बात करूँ तो वो सेक्शन नंबर 90 और 91 जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ के केस में जो है वो मिलती है, जब हमारा जो है दोनों जगह जो है वो क्या हो जाता है, हमारा जो है वो टैक्स जो है वो कट जाता है, तो जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो दिया जाता है। उसके बाद में आप ये देख लो कि आप कितना मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट जो है वो सेट ऑफ करोगे, वो जो है वो देख लो, वो एक जगह सारा कुछ कैलकुलेट कर लो। तो आपने टीडीएस एस्टिमेट कर लिया, टीसीएस एस्टिमेट कर लिया, रिलीफ जो है वो रिलीफ देख लिया कि जो है वो कितना जो है वो रिलीफ मिलने वाला है आपको पूरे साल में, एंड क्रेडिट जो है वो आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें जो है देख ली। एस्टिमेटेड टोटल इनकम तो आपने ऑलरेडी पहले देख ही ली थी। तो सबसे पहले हमने जो क्या करा था, एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है वो निकाल ली कि कितनी हमारी एस्टिमेटेड होने वाली है। उसके ऊपर मैंने टैक्स की कैलकुलेशन कर ली। टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरा जो है वो अमाउंट आ गया। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास में ये जो है वो ये वाला अमाउंट आ गया। अब इसके बाद में जो है वो आप जो है वो क्या करा, आपसे जो है गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है उसमें से माइनस कर दो जितना भी आप एस्टिमेट कर रहे हो, टीडीएस है, टीसीएस है, कोई रिलीफ मिलना है या फिर कोई क्रेडिट है, ये सब चीज़ें जो है वो आप माइनस कर दो। इस सभी को माइनस करने के बाद में आपकी क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब ऐसा पैसा जो कि आपको अभी भी जो है शॉर्टफॉल है, कि आपका टैक्स आ रहा है इनकम के ऊपर और आपने टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ और एडवांस टैक्स से वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, आपको इतना पैसा अभी जमा कराना है, वो आपकी क्या बन जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी। ये जो एडवांस टैक्स, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो आपने कैलकुलेट करी है, ये आप खुद ही से पे कर दो एंड प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे कर दो। गवर्नमेंट जो है वो आपसे ये कह रही है। एंड इसी चीज़ को जो है वो क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स जो है वो बोला जाता है। गवर्नमेंट जो है वो आपसे सारा का सारा पैसा जो है वो क्या करना चाहती है, वसूलना चाहती है। गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट जो है वो आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही सारा का सारा पैसा जो है वो वसूलना चाहती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो कब टैक्सेबल होती है, और टैक्सेबल और कैलकुलेट जो है कब करी जाती है, असेसमेंट ईयर के अंदर जो है वो करी जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, आपसे एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवा रही है। तो गवर्नमेंट ने जो है क्या करवा लिया, आपसे टीडीएस जो है वो कटवा लिया, टीसीएस जो है वो आपका कलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद में जो है वो आप क्या करो, अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारे को वो भी दो। एक तो जो है वो आपसे जो ये सारा कुछ रखवा ही लिया,
तो इसका मतलब इन शॉर्ट जो है वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालो, उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो कैलकुलेट करो कि कितना जो है वो आपका टैक्स जो है बनेगा उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर, जो कि आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको इतनी जो है वो इनकम होगी। उसमें से आप माइनस करो जो टीडीएस आपका कट जाएगा, टीसीएस जो कि कलेक्ट करा जाएगा। सबसे पहली जो है वो ये मत कर देना यहाँ पर कि जो है वो कोई आपने टीडीएस काटा है वो माइनस कर दिया, वो तो किसी और की इनकम है। आपने कोई टीडीएस काटा, आपकी जो इनकम पर टीडीएस कटेगा, जो आपकी इनकम पर टीडीएस कटेगा वो आपको लेस करना है। जो हमारी इनकम पर टीडीएस कटेगा, जो कि फॉर्म 26 में भी रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको माइनस करना है। आप ये मत कर देना कि जो है वो जो आप टीडीएस काट रहे हो वो जो है वो माइनस कर रहे हो, नहीं वो मत करना। या जो है आपका जो टीसीएस है जो सामने वाला सेलर कलेक्ट करेगा वो माइनस करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड टीडीएस सीसीएस रिलीफ और क्रेडिट, यहाँ पर ये मतलब है कि आप जो काटोगे वो वाला मत ले लेना यहाँ पर। यहाँ पर आपको वो वाला टीडीएस और टीसीएस लेना है जो आपकी इनकम पर कटेगा, जो आपके फॉर्म नंबर 26 के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। सो आपका जो टीडीएस कटेगा या फिर आपका जो टीसीएस कलेक्ट होगा, आपको वो लेना है यहाँ पर। सो जब आप जो है वो ये माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। एंड इस एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। सो कंपनी जो होती है वो क्या करती है, इस अकॉर्डिंगली जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करती है, एंड इस अकॉर्डिंगली जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे भी करती है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो है वो एस्टिमेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करा जाता है, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पे करा जाता है। सपोज करो आपने जो है एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो निकाली थी वो कम थी, ठीक है। अगर आपने एस्टिमेटेड टोटल इनकम कम निकाली तो आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भी कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो बाद में जो है वो जब आप उसका सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी इनकम का सेल्फ असेसमेंट करोगे तो वो इनकम तो ज़्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप क्या करोगे, जो जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो आपने नहीं जमा कराया हुआ उसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो है पे करना पड़ेगा। तो आपको जो बाद में जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको जो रिमेनिंग टैक्स अमाउंट है वो तो देना ही है, साथ ही में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है वो क्या करा है, कम एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराया था, जबकि आपको ज़्यादा कराना चाहिए था। आपने अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम थोड़ा कम जो है वो एस्टिमेट करी है। बट अगर मान लो जो है वो सिचुएशन जो है वो ऐसी है जहाँ पर आपने जो है वो टैक्स ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया है, टैक्स ज़्यादा जो है वो पे कर दिया है एक तरह से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जो है वो जो आपने ज़्यादा टैक्स जो है वो पे कर दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, और जो रिफंड होगा वो भी किसके साथ में मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अच्छे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे जो है वो अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कराती है, क्योंकि जो है वो एडवांस देखो क्या है ना, ज़्यादा पे कर दिया वो भी गलत है, क्योंकि जो है वो आप जो है वो ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ये सिखाऊंगा कि जहाँ पर कि रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है ना वो बहुत ही कम होता है, और अगर कम पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए जो है कंपनीज जो है वो अच्छे से बेटर बहुत अच्छे से अच्छा फाइनेंस का प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट करती है, जो कि बहुत अच्छे से जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करे। तो इंटरेस्ट की रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और रिफंड का रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं दो केसेस जहां पर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो कौन से दो केसेस हैं जहां पर नहीं है, अगर आपकी पूरे साल की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 10,000 से कम है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर सेकंड आ जाता है, अगर आप मान लो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपकी कोई भी इनकम पीजीबीपी की नहीं है, प्रॉफिट जो भी बिजनेस प्रोफेशन से जो है वो आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से हैं, अगर कोई नहीं है ही नहीं, तो आपको जो है वो कोई भी एडवांस टैक्स जो है वो जमा नहीं कराना है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये आ जाता है, ये जो हमने एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी निकाली, क्या ये हमारे को एक साथ देना होता है? नहीं, ये हमारे को 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ता है। ये वो जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो पड़ते हैं। ड्यू डेट क्या होती है ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सबसे पहले आ जाता है आपको 15 जून तक जो है वो अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पैसा जमा कराना है। मान लो आपने अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो निकाली 5 लाख रुपए की, आपकी एडवांस मान लो 5 लाख कह रहा हूँ मैं, मान के चलो आपने 15 लाख रुपए जो है वो निकाली एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, तो 15 लाख का 15% आपको जो है वो 15 जून तक जो है वो जमा कराना है। मतलब 2,25,000 जो है वो आपको जो है वो कब तक जमा कराना है, 15 जून तक जमा कराना है। तो आप 12 जून को दे दो, 13 जून को दे दो, 14 जून को दे दो, मतलब आप 15 जून तक आप दे दोगे
15 जून तक आपको कितना देना है, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है। एंड 15 सितंबर तक आपको 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है। एंड 15 दिसंबर तक आपको 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है। एंड 15 मार्च तक आपको पूरी की पूरी 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या करनी है, जमा करानी है। इसके बाद में हम जो है वो दो चीज़ें जो है वो सीखते हैं। मान लो असेसी है, उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो फॉलो करा है। अगर उसने जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो फॉलो करा है, सेक्शन नंबर 44 AD और सेक्शन नंबर 44 ADA जो है वो फॉलो करा है, तो उसको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स जो है वो सिर्फ एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में जो है वो जमा कराना है। 15 मार्च तक जो है वो उसको जो है वो क्या करना है, जमा कराना है। सो उस केस में जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसा जमा नहीं कराना, आपको एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट में जो है पैसा जमा कराना है। 15 मार्च तक आपको सारा का सारा पैसा जो है वो क्या करना है, जमा कराना है। इसके बाद में जो है वो एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अगर मान लो आप 15 मार्च के बाद भी जो है कुछ पैसा जो है जमा करा रहे हो और 31 मार्च तक कोई पैसा जमा करा रहे हो, तो वो जो आप टैक्स पे करोगे 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक, उसे क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स जो है वो बोला जाता है। सो प्रीवियस ईयर के अंदर आप जो भी टैक्स की पेमेंट करोगे उसे जो है वो एडवांस टैक्स ही बोला जाता है। मतलब 15 मार्च के बाद भी अगर आप पे कर रहे हो 31 मार्च तक, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एडवांस टैक्स बोला जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स की पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च के बाद कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स की पेमेंट करोगे उसे जो है वो एडवांस टैक्स बोला जाता है। एंड अगर कोई भी टैक्स की पेमेंट जो है वो आप 31 मार्च के बाद करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो बोला जाता है। मतलब आप खुद की इनकम को मतलब सेल्फ असेस करके जो है वो आप क्या कर रहे हो, जो आपने इनकम जब रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर रहे हो, तब जो है वो आपने कोई सेल्फ असेस करा अपने टैक्स को, तब वो जो है वो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो बोला जाता है। इसके बाद हम ये सीखते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 234A, B एंड C जो है कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 234A के अंदर जो है वो कब जो है वो इंटरेस्ट लगता है। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपका इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन नंबर 234A के अंदर। जैसे मान के चलो जो है वो रिटर्न फाइलिंग की जो है वो ड्यू डेट थी 30 सितंबर, एंड अगर आपने जो है वो रिटर्न अपनी फाइल करी है 31 दिसंबर, तो जो है वो आपका जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 234A के अंदर आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न जो है वो डिले से फाइल करी है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में अराइज होता है कि किस अमाउंट पर लगेगा। जो आपका अमाउंट जो है वो ड्यू है ना, टैक्स का अमाउंट जो है वो आपका जो भी ड्यू होगा, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट ड्यू है, तो हमारे को जो है वो टैक्स जो भी आ रहा है उसके ऊपर जो है वो एडवांस मतलब उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है। सबसे पहले जो है वो आप क्या करो, जो आपका ROI के हिसाब से जो टोटल इनकम आ रही है उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हमने जो है वो ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में एक्चुअल में जो है वो आपका TDS जो कटा है, आपका जो है वो जो आपका जो है वो TCS जो है वो सेलर ने जो है वो कलेक्ट करा था, एक्चुअली में जो है वो रिलीफ जो भी 89, 90 और 91 के अंदर मिलना है। और एक्चुअली में जो है आपको कोई मैट या EMT का जो क्रेडिट है वो जो है वो आप लेस कर दो उसके अंदर से, और आपने अभी तक जो भी एडवांस टैक्स जो पे कर दिया वो भी उसमें से लेस कर दो। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो माइनस कर दोगे, ये सारी की सारी चीज़ें माइनस कर दोगे ये टैक्स पेबल में से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स ड्यू या फिर जो है वो टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। एंड इसी अमाउंट के ऊपर जो है वो क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट निकाला जाता है अंडर सेक्शन नंबर 234A। अब अगला क्वेश्चन आता है किस रेट से लगेगा, 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो ये कब से लगेगा, जिस दिन से जो है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से। जैसे मेरा एग्जांपल के अंदर 1 अक्टूबर से जो है वो कब तक लगेगा, 31 दिसंबर तक। तो जब ड्यू डेट है उसके अगले दिन से लेकर जब तक आपने जो है एक्चुअल रिटर्न फाइल करी है वहाँ तक आपका जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। सो अगला आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 234B। सेक्शन नंबर 234B जो है वो किसका होता है, अगर मान लो आपने जो है वो शॉर्ट पेमेंट जो है वो करी है एडवांस टैक्स की। देखो, एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट जो है वो अराइज हो सकता है, ये हो सकता है कि आपने जो है शॉर्ट पेमेंट जो है वो करी रखी हो, कम जो है एडवांस टैक्स जमा कराया हो। जैसे मान के चलो आपने जो है वो, क्योंकि ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि ये हम जो है वो एडवांस टैक्स जो है पे कर रहे हैं वो एस्टिमेशन बेसिस पर जो है वो पे कर रहे हैं। मान लो आपने जो वो इनकम जो है वो एस्टिमेट करी थी 15 लाख रुपए, लेकिन जबकि जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो निकल जाती है 20 लाख रुपए जो है निकल जाती है। 15 लाख के ऊपर आपने जो है मान के चलो जो है वो 3-4 लाख रुपए जो है टैक्स एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराया था, जो भी आ रहा था। और जो आपकी 20 लाख पर आ रही थी वो आ रही थी आपकी मान लो 6 लाख रुपए, और 15 लाख पर आ रही थी, मैं एग्जांपल के जो अज्यूम कर रहा हूँ,
और जो है वो मतलब 15 लाख के ऊपर आपकी इनकम जो आपने एस्टिमेट करी थी वो आपने एस्टिमेट करी थी 4 लाख रुपए की। तो आपका डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 2 लाख का आ गया। तो ये डिफरेंस जो है वो हमने कैसे निकाला, देखो सबसे पहले जो है वो ये सोचो कि हमारी जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है, 6 लाख रुपए की है, जो कि आएगी 20 लाख के ऊपर। उसमें से आपने जो एडवांस टैक्स जो एस्टिमेशन बेसिस पर कितना पे किया था 15 लाख की इनकम पर, जो कि 4 लाख रुपए निकला था। तो दोनों को जो माइनस करने पर जो एडवांस टैक्स आपने शॉर्ट कितना पे करा है, 2 लाख रुपए का। अब ये जो पैसा आपने शॉर्ट पेमेंट किया है इसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ से जो है वो क्या लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। कब से कब तक लगेगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेकर जब तक आप जो है वो क्या करोगे, जब तक आपने जो है वो एक्चुअली में जो है वो पैसा जो है वो शॉर्ट पेमेंट मतलब ये जो है वो जो भी आपने एडवांस टैक्स शॉर्ट पे किया था वो पे कर देते हो, तब तक जो है वो क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 234B। अब 31 मार्च तक तो वैसे ही पे करना था, वहाँ तो वैसे भी ऑब्लिगेशन नहीं थी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, मतलब वो तो पे करना ही था, वहाँ से तो इंटरेस्ट लगा नहीं सकते। इसीलिए जो है वो उसके अगले दिन से जब जो है वो डिफॉल्ट होना चालू हुआ है एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट का, तो वो कब से हुआ था, 1 अप्रैल से। इसीलिए यहाँ पर जो पीरियड लिया जाता है वहाँ हम 1 अप्रैल से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक लेते हैं। इसके बाद में जो है वो हम इंपॉर्टेंट नोट जो है वो पढ़ते हैं। देखो ये जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन नंबर 234B का, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर मान लो उस बंदे ने जो है वो जो भी उसने एस्टीमेट जो भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करी थी, अगर उसका वो 90% भी एसएससी ने जो पे कर दिया है ना, 90% भी जो है वो उसने पे कर दिया है, तो सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देखो सिंस कोई भी जो है वो एक्यूरेट बेसिस पर जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान के चलो आपने जो 10% का जो है वो एरर करा है, मतलब एक तरह से आपने 90% जो है वो पैसा जमा करा दिया है, एंड तो उस केस में आपका जो है वो क्या होगा, सेक्शन नंबर 234 जो है वो सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि शॉर्ट पेमेंट का होता है, वो अप्लाई नहीं होगा। अब जो हम जो है वो हम निकाल रहे हैं एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, वो हम जो है वो कैसे निकाल रहे हैं, टैक्स पेमेंट जो भी आपने आरओआई के हिसाब से करी है। मान के चलो जो है वो क्या हो जाता है कि आपकी जो आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो जाती है 143(1) के अंदर, जो है वो क्या हो जाती है, जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हुई है, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है 143(1) वाली जो के अंडर जो है वो आपकी जो क्या हो गई है, रिटर्न जो है प्रोसेस हो जाती है। तो जब उसने जो है वो रिटर्न जो है वो प्रोसेस करी थी, तो उसने जो है वो 15 लाख की इनकम जो है वो क्या कर दी थी, मान के चलो जो है वो 17 लाख जो है वो कर देता है, या फिर 18 लाख जो है वो कर देता है। तो यहाँ पर आप जो है वो इंटरेस्ट जो भी निकालोगे, यहाँ पर जो भी आप इंटरेस्ट निकालोगे वो आप आरओआई वाली इनकम पर निकालोगे, या फिर जो दूसरी जो बढ़ गई है इनकम उसके ऊपर निकालोगे। तो कौन सी इनकम पर आप जो है वो निकालोगे, जो आरओआई के अंदर जो इनकम बढ़ गई है वो वाली इनकम पर निकालोगे, या फिर जो है वो जो आपने एस्टिमेट करी थी उसकी बेसिस पर जो है निकालोगे। सो आपको जो है वो बस एक बात ध्यान में रखनी है, आपको जो है 234A और 234B के अंदर जो है वो कौन सी इनकम लेनी है, जो आरओआई वाली इनकम होती है वो वाली लेनी है, उसके ऊपर जो है टैक्स को कैलकुलेट वगैरह करना है। लेकिन अगर मान लो जो है वो आपकी इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपको कौन सी इनकम लेनी पड़ेगी, वो वाली इनकम लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो आपका असेसमेंट वगैरह हो जाता है, उसके अंदर कोई इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपको वो वाली इनकम जो है वो लेनी है। इसके बाद में अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन नंबर 234C। अगर मान लो आपने एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो पे करानी थी उसके अंदर आपने जो है वो कोई भी डेफरमेंट किया है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 234C जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो लगता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में जो है वो लगता है। अब सबसे पहले जो है वो हम यही सीखते हैं कि जो है वो किस हिसाब से जो है वो लगेगा। देखो सबसे पहले जो है वो आप क्या करो, 15% ऑफ एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ले लो, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो जो भी आपने एडवांस टैक्स जो पे करा टू 15 जून, उसका जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो 3% से, जो भी आएगा। सो बेसिकली आपको जो है जो पे करना चाहिए था वो ये रहा, एंड जितना आपने जो है वो एक्चुअली में पे करा है 15 जून तक, वो उसमें से जो है वो माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, डेफर्ड अमाउंट जो है वो आ जाएगा, एंड इस डेफर्ड अमाउंट पर जो है 3% का जो है क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाएगा। इसके बाद में जो अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, तो आप क्या करना, जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% करना, उसमें से जो है वो आप जो भी आपने एडवांस टैक्स जो है 15 सितंबर तक जो है पे कर दिया है वो सारा का सारा माइनस कर दो, एंड उसका 3% जो है निकाल लेना। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आप 75% जो कर दो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का, उसमें से आपने एक्चुअली में जो है वो एडवांस टैक्स
कितना जो है वो पे कर दिया 15 दिसंबर तक, वो माइनस कर दो और उसका 3%। एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर 100% जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी होगी उसमें से आपने जो एडवांस टैक्स जो भी 15 मार्च तक पे करा है वो माइनस कर देना। एंड देन फाइनली जो है वो उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 1% से, जो है उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो दी हुई है। डिपार्टमेंट जो है वो देखो, जो पहली जो दो होती है इंस्टॉलमेंट उसके अंदर 15% और 45% जो है वो जमा कराना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर हम कोई भी इंटरेस्ट जो है वो लेवी नहीं करेंगे। अगर जो है वो असेसी ने जो है वो कितना पे कर दिया, 12% जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर दिया यहाँ पर। एंड 36% जो है वो कहाँ पर पे कर दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर दिया। तो कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी की जो है कोई भी वो नहीं होगा, कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मतलब कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर जो एसएससी है वो 12% की 15% की जगह 12% भी पे कर देता है तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% की जगह अगर एसएससी जो है 36% भी जो है पे कर देता है तब भी कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। इसके बाद में आ जाता है, अगर मान लो एसएससी है उसने सेक्शन नंबर 44AD और सेक्शन नंबर 44ADA जो है वो फॉलो अडॉप्ट करा है, तो उस केस के अंदर जो है वो उसको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। कौन सा इंटरेस्ट, जो भी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो भी आएगा सिर्फ वो ही जो है वो क्या करना है, उसे पे करना है। तो आपका जो है वो एडवांस टैक्स जो है कितना लगेगा, जो भी 100% आ जाएगी, जो भी एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से जो भी आपने एडवांस टैक्स जो भी 15 मार्च तक जो है पे करा है वो माइनस कर दो और उसका 1% जो है वो कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। इसके बाद में हम अगले सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन नंबर 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ROI। जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसके अंदर अगर आपने जो है वो डिफॉल्ट करा है फाइलिंग के अंदर तो क्या होगा। सेक्शन नंबर 234F के अंदर जो है फीस कब जो है वो लगेगी, फीस लगेगी अगर मान लो आपने जो है वो रिटर्न जो है वो अपनी फाइल नहीं करी है, ठीक है। एंड इट मे बी पॉसिबल कि आपकी फीस ना लगे लेकिन इंटरेस्ट जो है वो लगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की जो है वो क्या रहा है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। समझो, सबसे पहली बात देखो, कोई पर्सन है जिसको जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम जो है टाइमली फाइल करनी चाहिए थी लेकिन उसने जो है वो टाइमली जो है वो उस रिटर्न को जो है फाइल नहीं करा है। तो अगर उसने जो है वो ड्यू डेट पर जो है फाइल नहीं करी है एंड अगर वो बाद में जो है और अपनी रिटर्न को जो है फाइल करता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, फीस जो है वो चार्ज करी जाएगी। तो 234F की फीस जो है लगने के दो कंडीशन क्या थे, एक तो जो है वो एक तो हमारे पास में कि जो है वो हमारे को पे करना चाहिए था। तो कोई पर्सन है जिसको जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो टाइमली फाइल करनी चाहिए थी लेकिन उसने अगर मान लो टाइमली फाइल नहीं करी है तो उस केस में जो क्या होगा, उसको फीस जो है वो लगेगी डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ ROE की। तो दो कंडीशन कौन सी होती है, एक तो उसको कंपलसरी था एंड उसने अगर मान लो रिटर्न जो है वो लेट फाइल करी है तब जाकर जो है फीस लगती है फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सो अब अगर हमारे दिमाग में जो अगला सवाल आता है कि कितनी फीस जो है वो लगेगी, अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल कर देते हो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक तो आपकी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये लगेगी। एंड बाकी अदर केसेस के अंदर अगर आपने अपनी रिटर्न जो है 31 दिसंबर तक भी जो है नहीं फाइल करी है बेशरम हो, फिर तो आप पे ज़्यादा फीस जो है लगाएंगे। कितनी लगाई है, 10,000 रुपये तक की जो है आपके ऊपर फीस जो है चार्ज करी जाएगी। इसके बाद में आपको एक बात और ज़रूर सीखनी है, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है तो उस केस के अंदर जो है फीस जो है वो 1,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फीस जो है वो 1,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम जो है वो अदर मोड्स जो है पढ़ते हैं, रिकवरी ऑफ टैक्स के जो है वो अदर मोड्स जो है वो पढ़ते हैं और सीखते हैं। अब मान के चलो जो है वो आपने पैसा जो है जमा नहीं कराया तो अब आपसे रिकवरी जो है वो कौन करेगा, AO जो है वो आपसे क्या करेगा, रिकवरी जो है वो करेगा। तो जैसे जो है वो बायबैक का एग्जांपल लेके चलते हैं, बायबैक के ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है वो आपको जो है 14 डेज़ के अंदर जमा कराना होता है। एंड अगर आप नहीं कराओगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो लगते हैं। तो अगर आप जो जमा नहीं कराते हो तो आप एसएससी डिफ़ॉल्ट बन जाते हो। ऐसे ही अगर आपको जो वो आपको TDS जो है वो क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। एंड अगर आपने जो डिडक्ट नहीं करा तो आपको क्या बोल दिया जाता है, एसएससी डिफ़ॉल्ट जो है बोल दिया जाता है। तो दो केस के अंदर आप जो है एसएससी डिफ़ॉल्ट बनते हो, या तो आपने पैसा जमा नहीं कराया है या फिर जो है वो आपने जो है वो मान लो TDS और TCS काटना था, वो TDS नहीं काटा है एंड TCS जो है वो आपका नहीं कलेक्ट हुआ है। तो उस केस के अंदर जो है मतलब आपने जो है TCS जो है कलेक्ट नहीं करा है किसी का, तो इन केसेस के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा जो है वो क्या होता है, ये लग जाता है
तो उस केस में आप जो है क्या बन जाते हो, असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो बन जाते हो। सपोज़ करके चलता हूँ, मैंने अपनी इनकम जो है बताई थी 15 लाख रुपए, एंड एओ ने जो है वो से जो है वो क्या कर दिया, इनहेंस कर कर जो है वो क्या कर दिया, 25 लाख रुपए जो है वो कर दिया है। तो इस केस में जो है 10 लाख के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। तो मान के चलो आप जो है वो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना था, आपने नहीं जमा कराया, तो उस केस में भी जो है वो आप क्या बन जाते हो, उस केस में भी जो है वो आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो बन जाते हो। सो अगर सेल्फ असेसमेंट करते वक्त अगर मान लो आपने अपनी इनकम जो है वो 10 लाख, मतलब मान लो आपने जो अपनी इनकम 15 लाख रुपए बताई थी, एंड आपकी एक्चुअल इनकम जो है वो 25 लाख रुपए निकली है, तो मतलब जो डिफरेंस गैप है ना, वो भी आपसे जो है वो लिया जाएगा। तो इस केस में जो है वो आपसे कौन पैसा जो है रिकवर करेगा, जो है वो एओ जो है वो रिकवर करेगा। तो स्क्रूटनी में आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई या कम हो गई, तो उस चीज़ को भी कौन जो है वो देखेगा, असेसिंग ऑफिसर जो है वो देखेगा। अब ये पैसा रिकवर करने के लिए जो है वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर जो है वो डिमांड का नोटिस जो है वो भेजेगा अंडर सेक्शन नंबर 156 के अकॉर्डिंगली। वो जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो नोटिस भेजेगा डिमांड का। तो वहाँ पर वो जो है किसको भेजेगा, असेसिंग ऑफिसर को, जो है वो किसको भेजेगा, असेसिंग ऑफिसर को। तो यहाँ पर जो है वो उसके लिए जो है कौन भेजे, किसको, मतलब देखो नोटिस ऑफ डिमांड जो है भेजा जाएगा, एंड अगर मान लो वो नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो नहीं भेजेगा तो सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। अगर 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 वो डिमांड नोटिस नहीं भेजता है, तो अगर वो डिमांड नोटिस नहीं भेजता है तो सब कुछ जो है वो बेकार हो जाएगा, एंड वो जो है वो आगे प्रोसीड भी जो है वो नहीं कर सकता है। डिमांड नोटिस के अंदर वो ये बताएगा कि आपका आपका इतना इंटरेस्ट जो है वो लगाया है, तो वो ये आप बताएगा कि आपका इतना टैक्स था, और विद इंटरेस्ट जो है वो बताएगा कि आपका इतना टैक्स जो है वो बकाया है विद इंटरेस्ट। तो एओ जो होता है ना, वो जब भी बताता है वो विद इंटरेस्ट जो है वो बताता है कैलकुलेशन। और ये जो वो टैक्स वगैरह बताएगा, ये आपको जो है कितने दिनों के अंदर पे करना है, 30 डेज के अंदर जो है वो आपको ये पे करना होता है। तो जो भी असेसी इन डिफ़ॉल्ट है या फिर जिसकी भी इनकम बढ़ गई है, उस केस के अंदर एओ जो है वो उनसे क्या जो है वो भेजता है, डिमांड नोटिस जो है वो भेजता है, एंड जो अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड होगा नोटिस के अंदर, वो आपको कितने दिनों में पे करना पड़ता है, 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो पे करना ही होता है। वो सेक्शन, वो जो डिमांड नोटिस जो 156 के अंदर भेजता है, उसके अंदर वो ये बताता है कि आपका इतना जो है वो अमाउंट जो है वो बकाया है, मतलब आपका कितना टैक्स जो है वो ड्यू है। एंड जैसे ही आपको ये जो नोटिस है वो सर्व होगा, मतलब जब जब आपको जो है वो नोटिस जो है वो सर्व होगा, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपको ये क्या करना है, ये अमाउंट जो है वो क्या करना है, पे करना है। अगर मान लो आप जो है वो नहीं पे करते हो 30 दिनों के अंदर अंदर भी, तो आपकी जो है वो पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। सेक्शन नंबर 221 के अंदर जो है वो आपकी क्या लग जाएगी, पेनल्टी जो है वो लग जाती है। अब एओ जो है वो कितनी पेनल्टी जो है वो लगा सकता है, एओ जो है वो उतनी पेनल्टी जो है वो लगा सकता है जितना अमाउंट जो है वो बकाया है। तो जितना अमाउंट भी बकाया होगा ना, उस एक्सटेंट तक जो है वो एओ जो है वो पेनल्टी जो है वो लगा सकता है। मान लो आपका अमाउंट जो है बकाया 5 लाख रुपए तक का है, तो आपकी जो है वो, मान लो आपका अमाउंट जो है बकाया था 7.5 लाख रुपए का, तो एओ जो है पेनल्टी जो है कितना लगा सकता है, 7.5 लाख रुपए तक के लगा सकता है। तो आपका कितना टैक्स बकाया था, मान लो 7.5 लाख रुपए तक का बकाया था, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी जो है 7.5 लाख रुपए तक की लगा सकता है असेसिंग ऑफिसर। तो उस केस के अंदर क्या होगा, 7.5 लाख रुपए की जो है वो आपका टैक्स अमाउंट हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको 7.5 लाख रुपए की पेनल्टी, मतलब 15 लाख रुपए जो है आपको पे करने पड़ेंगे उस केस में। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो रहता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट के अंदर। असेसी इन डिफ़ॉल्ट को जो है वो नोटिस मिलता है, डिमांड नोटिस जो है वो दिया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 156 के अंदर, एंड उसको जो अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड होता है नोटिस के अंदर, वो उसको पे करना पड़ता है। 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो पैसा पे करना पड़ता है। अगर मान लो वो 30 दिनों के अंदर अंदर भी पे नहीं कर रहा है, तो अब जो है वो क्या करा जाएगा, पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। पेनल्टी जो है कितनी लगाएगी, इक्वल टू द जो है वो टैक्स अमाउंट जो लगा जा सकती है सेक्शन नंबर 221 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो है ख़त्म हो जाता है असेसिंग ऑफिसर वाला। अब मान लो ऐसा असेसी है जिसके ऊपर जो डिमांड नोटिस जो है सर्व हुआ, उसने 30 दिनों के अंदर अंदर भी जो है पैसा नहीं पे करा, 30 दिनों के बाद में भी जो है वो पैसा नहीं पे किया, पेनल्टी जो लगाई थी वो भी जो है पे नहीं करी है, तो कुछ भी नहीं वो उसने पे करा है। तो अब डिपार्टमेंट वाले जो है वो क्या करते हैं उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट वाले जो है वो किसको भेजते हैं, टैक्स रिकवरी ऑफिसर को जो है वो भेजते हैं, जो जिसका काम क्या होता है, टैक्स की रिकवरी करना। तो ये जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है,
ये क्या करेगा, ये रिकवरी जो है वो करेगा, रिकवरी जो है वो करेगा। ये क्या करेगा, असेसी के पास में जो है वो जाएगा, असेसी की जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो देखेगा। तो असेसी की कोई भी मूवेबल जो है वो प्रॉपर्टी है, शेयर्स वगैरह ये सारी की सारी, या फिर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान के चलो लैंड है, बिल्डिंग है, वो क्या करेगा, वो उसको अटैच करेगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एंड सेल करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो उसको जो है वो क्या करेगा, वो बोली लगाकर उसको जो है वो बेच देगा, बेचना जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो इस सभी चीज़ों के थ्रू वो जो है वो क्या करेगा, ये बोली वगैरह लगाकर ये सारी की सारी अटैच वगैरह करके जो पैसा आएगा उससे जो है वो टैक्स की रिकवरी करेगा। तो टीआरओ जो है वो ऐसे जो है वो रिकवरी करता है। अब यहाँ पर जो हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी असेसी की ले रहे हैं, वहाँ पर हम जो है वो वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो ले लेंगे जो असेसी ने स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है, माइनर चाइल्ड, सन की वाइफ को, या फिर सन के माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र करी थी, वो प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी जो है वो इनएडिक्वेटली जो है वो ट्रांसफ़र करी थी, या फिर विदाउट कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करी थी, या तो जो है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करी थी, या फिर जहाँ पर कंसिडरेशन का अमाउंट इन्वॉल्व था लेकिन जो है वो इनएडिक्वेट था, उस केस के अंदर भी जो है वो क्या करी जाएगी, वो प्रॉपर्टी को भी जो है वो अटैच कर दिया जाएगा। तो इन प्रॉपर्टी को भी जो है वो क्या माना जाएगा, असेसी की प्रॉपर्टी जो है वो माना जाएगा। एंड इन प्रॉपर्टी को भी जो है वो क्या करा जाएगा, जो टीआरओ है वो क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। तो टीआरओ जो है वो क्या करेगा, टीआरओ जो है वो असेसी की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा एंड सेल करेगा। तो टीआरओ जो है वो क्या करेगा, टीआरओ जो है वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करके जो है वो क्या करेगा, सेल करेगा। अब यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल पॉइंट भी आ जाता है। अगर मान लो जब असेसी ने जो है वो इनको जो है वो ट्रांसफ़र करे थे, जब माइनर चाइल्ड या फिर जो है सन का जो है वो माइनर चाइल्ड है, तो जब जो है वो इनको ट्रांसफ़र करे थे तब ये जो है वो माइनर थे, एंड जब जो है वो टीआरओ जो है वो रिकवरी कर रहा है तब वो जो है वो मेजर हो जाते हैं। तो क्या तब भी जो है वो प्रॉप क्या तब भी वो जो है वो असेसी की प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाएगी? हाँ, असेसी की तब भी वो असेसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, भले ही वो जो माइनर चाइल्ड है या फिर जो सन का माइनर चाइल्ड है वो मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी जो है वो अटेन कर जाता है ट्रांसफ़र के बाद में, तब भी जो है उसे क्या माना जाएगा, असेसी जो है वो असेसी की प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। तो जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तब वो मेजर हो जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो असेसी ने अगर ट्रांसफ़र करा था माइनर चाइल्ड को या फिर सन के माइनर चाइल्ड को जब वो मेजर था, तब वो असेसी की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। ओनली अगर वो तब माइनर था और अब जो है वो जब वो अटैच करा जा रहा है या फिर ये सारी चीज़ें चली जा रही हैं, अगर वो तब मेजर हो जाते हैं तो तब भी वो लिया जाएगा। कब सिर्फ नहीं लिया जाएगा, अगर वो ट्रांसफ़र के टाइम पे मेजर थे तब नहीं लिया जाता, उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं लिया जाता। सो टीआरओ जो है वो क्या करेगा, इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो क्या करेगा, अटैच करके जो है वो क्या कर देगा, सेल करेगा और जो है वो पैसा रिकवर करेगा। सो अब हम जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, रिफंड का। अभी हमने जो है वो सारा का सारा पढ़ लिया, एडवांस टैक्स वगैरह। अब हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, रिफंड जो है वो पढ़ेंगे। रिफंड जो है वो कब अराइज होता है, रिफंड का क्वेश्चन कब अराइज होता है? मान लो आपका जो है टीडीएस ज़्यादा कट गया है, मान लो आपका जो टीसीएस जो कलेक्ट हुआ था वो ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, एंड मान लो आपका जो रिलीफ था वो ज़्यादा था, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर आपका रिफंड जो है वो बन जाएगा। तो रिफंड कब बनता है, अगर मान लो आपका जो आपने एक्चुअल टैक्स जो पे किया है वो ज़्यादा है जो टैक्स बन रहा था, तो उस केस में एसएससी को जो है क्या मिलना चाहिए, रिफंड। यार जितना जो है वो जो आपने एक्चुअल टैक्स जो पे कर दिया, बताओ आपने जो है वो कितना एक्चुअल टैक्स पे कर दिया, मान के चलो आपने एक्चुअल टैक्स पे कर दिया 20,000, ठीक है, और आपका जो है वो आपका टैक्स पेबल जो है वो था 15,000 का ही, आपको पे करना चाहिए था 15,000 ही, लेकिन आपने जो है वो पे कर दिया 20,000। तो इस केस के अंदर आपने 5,000 जो है फालतू पे कर दिया, तो असेसी को 5,000 का जो है वो क्या मिलना चाहिए, रिफंड जो है वो मिलना चाहिए। ये होता है रिफंड। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि रिफंड मिलेगा। अब सेक्शन नंबर 244A के अंदर आपको उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट जो है वो कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा
0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से जो है वो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो डिपार्टमेंट वाले जो है वो आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे रिफंड के ऊपर। एंड कितना देंगे, 0.5% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ जो है वो देंगे। जो भी आपको मतलब उनको अमाउंट जो भी आप रिफंड करना है उनको, आपको उसके ऊपर वो जो है वो आपको 0.5% का जो है वो क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ। वो अमाउंट रिफंडेड पर जो है वो क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप एक बात समझो, जब डिपार्टमेंट वाले आपसे पैसा ले रहे थे तो आपसे 1% का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा, लेकिन जब आपसे पैसा जो है वो दे रहे हैं रिफंड का तो 0.5% पर मंथ। तो देख रहे हो ये डिपार्टमेंट वाले कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको जो है वो अपना रिफंड जो है वो क्लेम करना है तो सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बिना रिटर्न फाइल करे डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो कितनी है। तो आपको रिफंड जो है वो लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो उनको जो है वो पता ही रिटर्न के थ्रू जो है वो पता चलेगा कि कितना अमाउंट जो है वो आपका रिफंडेबल बन रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। अगर आपने रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल कर दी तो आपको रिफंड जो पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब से मिलेगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेकर टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। जब तक आपको रिफंड ग्रांट करा है वहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे से लेकर जब डिपार्टमेंट ने आपको जो है वो रिफंड दिया है वहां तक आपको जो है वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। एंड अगर रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो आपने फाइल करी है ड्यू डेट के बाद में, तो जब आप एक्चुअली में रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो से लेकर टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक जो है वो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। सो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करने के जो है वो नुकसान है, क्योंकि अगर आप रिटर्न जो है वो लेट फाइल करोगे तो आपको जो है वो रिफंड जो है वो रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब से मिलेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से लेकर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। लेकिन अगर आप टाइमली फाइल कर दोगे तो आपको 1 अप्रैल से मिलेगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेकर टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। अब एक बात आ जाती है, जो आपको ये इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिलेगा क्या ये टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? हाँ, ये टैक्सेबल होता है। ये आपका टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो ये टैक्सेबल होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर हमारा ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है पूरा एडवांस टैक्स का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।